Hello everyone, welcome to my channel. Today we will discuss about Herzberg two-factor theory. This is the one of the motivational theories in management. So let's start. Introduction. So this motivational theory was developed by Herzberg et al. In 1959. ये theory हमें ये explain करती है कि there are some factors which affect the satisfaction and dissatisfaction of an employee. कुछ फैक्टर्स हमें ये बताता है कि कौन से फैक्टर से जो एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन है या डिससेटिस्फैक्शन अफेक्ट होगी। ये जो फैक्टर्स हैं इन्हें हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट है हाइजीन फैक्टर्स एंड सेकंड है मोटिवेटर्स। जो मोटिवेटर्स फैक्टर्स हैं इन्हें हम इंट्रिंसिक फैक्टर्स भी बोलते हैं विच अफेक्ट द पर्सन मोटिवेशन। जो मोटिवेटर्स और इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक पर्सन की मोटिवेशन के लिए। एंड जो हाइजीन फैक्टर्स हैं जिन्हें हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स भी बोलते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं एक पर्सन को डिससेटिस्फाइड होने से। नाउ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए कि अगर हाइजीन फैक्टर होगा, अगर हाइजीन फैक्टर की प्रेजेंस होगी तो ये सेटिस्फैक्शन को लीड नहीं करेगा, इससे पर्सन सेटिस्फाइड नहीं होगा। लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हेयर कि अगर हाइजीन फैक्टर्स अगर एब्सेंट होगा, अगर हाइजीन फैक्टर नहीं होगा तो उससे जो एम्प्लॉय है वो डेफिनेटली वो डिससेटिस्फाइड ज़रूर हो जाएगा। मतलब कि अगर हाइजीन फैक्टर हुआ तो वो उससे ना सेटिस्फाइड होगा ना ही डिससेटिस्फाइड होगा, वो एक न्यूट्रल का काम करेगा। लेकिन अगर वो नहीं हुआ, उसकी एब्सेंट की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसकी एब्सेंट की वजह से डिससेटिस्फैक्शन ज़रूर हो सकती है एम्प्लॉयज़ के बीच। So as I mentioned कि there are two factors, there are factors which categorize into two main category. First is motivators and second is hygiene factors. Now let's start with the hygiene factors. Now as I told you कि hygiene factors को हम extrinsic factors भी बोलते हैं जो कि हमें prevent करते हैं dissatisfied होने से। So पहले हम देखते हैं working conditions. Now physical environment of the company. अगर आप फिजिकल एनवायरनमेंट देखेंगे किसी भी कंपनी का, जो कंपनी का स्पेस होता है, सीटिंग अरेंजमेंट होता है, वहाँ का टेम्परेचर, लाइटिंग, वाटर कूलर, वॉशरूम्स, सो ये बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं। तो अगर ये प्रेजेंट होंगी तो इससे क्या है, डिससेटिस्फाइड जो डिससेटिस्फैक्शन है वो नहीं होगा एम्प्लॉयज़ के बीच। सो इट विल, यस वी कैन से इट विल प्रिवेंट्स पर्सन टू गेट डिससेटिस्फाइड। नेक्स्ट, कंपनी पॉलिसीज। कंपनी कैसे काम करती है, उनके रूल्स कैसे हैं, उनके रूल्स रेगुलेशन, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा है, वो भी एक पर्सन को डिससेटिस्फाइड होने से रोकते हैं। नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ सुपरविजन। अगर आपका जो नेचर ऑफ लीडरशिप एंड सुपरविजन है, लाइक हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास ऑटोक्रेटिक होता है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल होता है। तो जैसे अगर आप ऑटोक्रेटिक या डेमोक्रेटिक कौन सा भी स्टाइल फॉलो करेंगे तो उससे क्या है, अगर आप सही स्टाइल फॉलो करेंगे तो उससे क्या है, फिर से वो प्रिवेंट करेगा एक एम्प्लॉय की डिससेटिस्फैक्शन को होने से। सो अगर क्वालिटी ऑफ सुपरविजन रहेगा तो वो भी एक अच्छा पार्ट होगा जिससे कि एक पर्सन डिससेटिस्फाइड नहीं होगा। Now next is salary and benefits. Now salary is a very common part of every job. So if you have a good salary, then again it will it will it will prevent to employee to get dissatisfied. So अगर आपकी compensation, आपका financial reward अच्छा है किसी कंपनी में, तो वो भी आपको एक डिससेटिस्फाइड होने से रोकेगा। नाउ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, कि आपका कोवर्कर के साथ कैसा रिलेशन
है, आपका सुपीरियर के साथ, आपके सबॉर्डिनेट्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है, वो भी आपकी डिससेटिस्फैक्शन को रोकता है। अगर आपका रिलेशन अच्छा होगा, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा होगा, तो इससे क्या आपका डिससेटिस्फैक्शन होने के चांसेस आपके कम होंगे। नेक्स्ट है स्टेटस। सो स्टेटस इज अ परसीव्ड लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस एंड रिकॉग्निशन इन इंडिविजुअल रिसीव इन द वर्कप्लेस। सो जो भी आप इंपॉर्टेंस फील या रिकॉग्निशन पाते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, आपके कोवर्कर से, आपकी कंपनी से, तो उस केस में भी आप डिससेटिस्फाइड नहीं होंगे। उस केस में भी आप डिससेटिस्फैक्शन आपका नहीं होगा। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है मोटिवेटर्स। नाउ मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि हाइजीन फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि आपको डिससेटिस्फाइड होने से रोकते हैं, और जो मोटिवेटर्स फैक्टर हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके डायरेक्टली मोटिवेशन के लिए, कि मोटिवेशन अगर ये फैक्टर्स होंगे तो आप मोटिवेटेड फील करोगे एक्चुअल में। सो फर्स्ट है अचीवमेंट। So whatever thing you complete your task on timely, so whatever job you have given, so आप उसको अगर टाइम से पूरा करते हो तो आप एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आपको मिलता है। सो वो अगर होगा आपके काम में तो आप मोटिवेटेड आप फील करेंगे अपनी जॉब में। सेकेंड इज रिकॉग्निशन। सो अगर आपको आपके एफर्ट के लिए अप्रिशिएट करेंगे, या कई बार आपने देखा होगा एक सर्टिफिकेट होता है, लाइक मोस्टली मैंने वैसे बैंक में देखा है या ऑफिस में भी देखा है कि वहाँ पर लिखा होता है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। सो ये भी एक रिकॉग्निशन करने का तरीका है कि आप फील कराते हैं लोगों को कि आपने कितना एफर्ट डाला है हमारे ऑफिस में, हमारे काम के लिए। तो इससे भी जो आपका मोटिवेशन पॉजिटिवली हाई हो जाता है। सो रिकॉग्निशन इज ऑल्सो पार्ट। देन वर्क इटसेल्फ, कि आपका जो काम का जो आपका जॉब है वो किस टाइप की है। अगर आपकी रूटीन या बोरिंग जॉब होगी तो आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, लेकिन आपकी जॉब चैलेंजिंग होगी, इंटरेस्टिंग होगी, तो आप उस जॉब में मोटिवेटेड फील करेंगे। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपको मिलती है तो उसके साथ आपको ऑटोनॉमी भी मिलती है कि आप जो काम आपको मिल पा रहा है उसके ऊपर आपका कंट्रोल है। सो जब आपको ऐसी जॉब मिलती है कि जिसके ऊपर आपका कंट्रोल हो, तो यू फील लाइक यू आर डूइंग समथिंग ग्रेट, बिकॉज आपके पास उसका कंट्रोल है। तो वो भी आपको एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट देता है, और जिससे कि आपका जो मोटिवेशन है वो भी इंक्रीज होता है। Then next is advancement. So whatever the opportunities come like in your career growth, कि आपको करियर में आपको प्रमोशन मिल रहा है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो अगर आपकी एडवांसमेंट रहेगी उस करियर में जो या जॉब में आप वो कर रहे हो, तो उसमें भी जो आपकी मोटिवेशन है वो आपकी हाई होगी। अगर आप जो करियर या जॉब आप कर रहे हो उसमें क्लियरली पाथ बना हुआ है कि आप अभी जूनियर हो, फिर आप असिस्टेंट बनोगे, फिर आप सीनियर बनोगे, तो इससे क्या होता है कि आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छे से काम करने का। सो आपने बहुत बार हायरार्की देखी होगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसमें क्या आप सपोज यहाँ पर हो, तो अगर आप कुछ अच्छा काम करोगे, ज़्यादा काम करोगे, तो आप कल को यहाँ हो गए, फिर यहाँ फिर आप टॉप पे बैठोगे। तो ये एडवांसमेंट अगर होगा आपके करियर में तो डेफिनेटली यू फील गेट मोटिवेटेड। देन last but not least, that is growth. So if you have opportunities at your work to personal experience or personal growth or promotion in the workplace, so this point is related to advancement, that अगर आपकी पर्सनल ग्रोथ हो रही है आपकी जॉब में, तो डेफिनेटली उस उसके कारण भी आपकी जो सेटिस्फेक्शन है, या मैं कहूँ आपका जो मोटिवेशन है, वो इंक्रीज होगा। लास्ट हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ दिस टू फैक्टर थ्योरी, कि क्या क्या लिमिटेशन है हर्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी की। सो पहली जो लिमिटेशन है वो ये है, हाइजीन फैक्टर्स हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल
अगर हम देखें जो हमारे हाइजीन फैक्टर्स थे लाइक वर्किंग कंडीशंस, सैलरी या इंटर रिलेशनशिप विद द कोवर्कर्स। सो इस थ्योरी में ये कहा गया है कि ये जो फैक्टर्स हैं ये जस्ट प्रिवेंट करते हैं एक एम्प्लॉय को डिससेटिस्फाई होने से। ये जस्ट प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं डिससेटिस्फैक्शन को होने से। लेकिन बाकी जो रिसर्च हुई है उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स में ये दिखाया है कि इनका जो रोल है ये सिर्फ प्रिवेंट्स करना ही नहीं है। वर्किंग कंडीशन का सीधा सीधा रोल है सेटिस्फैक्शन के लिए। मतलब आपकी अगर वर्किंग कंडीशन अच्छी होगी, सैलरी अगर किसी एम्प्लॉय की अच्छी होगी, तो वो सेटिस्फाइड फील होगा या मोटिवेटेड फील होगा। लेकिन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सैलरी या जो हाइजीन फैक्टर्स हैं वो सिर्फ एक प्रिवेंट करने का काम करते हैं, कि जो डिससेटिस्फैक्शन को प्रिवेंट करने का, रोकने का काम करते हैं, उससे सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। लेकिन बाकी रिसर्चर्स ने ये कंफर्म किया है कि ये जो फैक्टर्स हैं, जो हाइजीन वाले फैक्टर्स हैं, जिन्हें हम एक्सटर्नल फैक्टर भी बोलते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी पर्सन की सेटिस्फैक्शन के लिए। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हाइजीन फैक्टर्स हैं इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। सिर्फ ये प्रिवेंट्स नहीं करते डिससेटिस्फैक्शन को, जबकि ये सेटिस्फैक्शन को भी लीड करते हैं। So this is the first point. Second is this theory did not consider the other factors. Now for example, अगर हम यहाँ डेमोग्राफिक्स की बात करें, स्पेशली अगर मैं एज की बात करूँ, तो अगर जो यंग पीपल हैं या जो यूथ है, उनके लिए इम्पॉर्टेंट होगा जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं या जो हाइजीन फैक्टर है, जिनके अंदर हमारी सैलरी आती है या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आता है। उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है उनकी जॉब का। अगर वो सैलरी उनकी अच्छी होगी, उनकी इंटर रिलेशनशिप विद कोवर्कर अच्छी होगी, तो उनका जो सेटिस्फैक्शन है वो भी अच्छा होगा, उनकी जो मोटिवेशन है वो भी ऊपर जाएगी। सो दिस थ्योरी डिड नॉट कंसिडर दी डेमोग्राफिक्स वेरिएबल लाइक एज। और अगर मैं इसी का एग्जांपल दूं, अगर जो ओल्ड पीपल हैं, हो सकता है कुछ रिसर्चर्स ने देखा है कि जो ओल्ड पीपल हैं उन्हें जो इंटर्नसिक मोटिवेटर है, जो इंटरनल मोटिवेशन है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है उनकी लाइफ में। तो यंग में हमने देखा कि जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं, जैसे कि हमारे वर्किंग कंडीशन है या सैलरी है, जबकि जो ओल्ड एज पीपल हैं, उनके लिए हो सकता है कि जो इंटरनल फैक्टर हैं वो इम्पॉर्टेंट हो। सो this theory it is important theory of motivation, but और भी थ्योरीज हैं मोटिवेशन की, लाइक मैस्लो थ्योरी है, वो एक अच्छी थ्योरी है। एक्चुअली ये थ्योरी 1954 में आई थी, उसके बाद भी कई मोटिवेशनल की थ्योरी आई, या एक्स एंड वाई फैक्टर वाली भी एक थ्योरी है। तो ये एक पार्ट था मोटिवेशनल थ्योरी का जो हमने आज ये थ्योरी कवर की, उसका हमने मीनिंग देखा। हमने देखा कि दो पार्ट्स में मोटिवेशन फैक्टर एंड हाइजीन फैक्टर्स में जो फैक्टर्स को डिवाइड किया गया है, और हमने देखा लास्ट में कि इस थ्योरी की लिमिटेशंस क्या है। सो if you understand this topic, so you can subscribe our channel and like this video. So thanks for watching.